हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रांशी श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का अपने चैनल टीचर्स कैंपस फॉर लर्नर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ और मैं इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये जो टॉपिक है वो सीटेट में, KVS PRT में और भी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस टॉपिक को ढंग से एक बार समझ लेते हैं तो 15 मिनट से ज़्यादा ये टॉपिक आपसे लेगा नहीं। आप बस इसको ढंग से सुनिए, समझिए और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं मोरालिटी से रिलेटेड। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद कॉपी पेन लें और जो भी आपको पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगे आप उनको नोट डाउन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि किसी भी पेपर में किसी भी एग्ज़ाम में जिस भी थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं तो जिसने इस थ्योरी को दिया होता है उसके बारे में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किस सिटी के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये इनकी पोस्ट क्या थी, ये क्या थे, ये मनोचिकित्सक थे या फिर ये साइकोलॉजिस्ट थे, क्या थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। या फिर इन्होंने किस यूनिवर्सिटी में वर्क किया या किस यूनिवर्सिटी में रहकर अपना सिद्धांत दिया। और या फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने किस किस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इनके बारे में भी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है। इन्होंने येल यूनिवर्सिटी है, येल येल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी इन्होंने वर्क किया हुआ है। 1970 के में इन्होंने रिसर्च की थी। 1970 में इन्होंने एक रिसर्च की थी मोरल डेवलपमेंट पे, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया था, 3 लेवल्स ऑफ एथिकल थिंकिंग, ठीक है। नैतिक तर्क के इन्होंने 3 लेवल दिए थे, 3 स्तर दिए थे, या फिर हम ये कह सकते 3 चरण दिए थे। ब्रोकन डाउन इनटू 6 स्टेजेस विथ 2 स्टेजेस एट ईच लेवल। और जिसको इन्होंने क्या किया था, 6 स्टेजेस में डिवाइड किया था, 3 लेवल 2 स्टेजेस एट ईच लेवल, मतलब हर लेवल को इन्होंने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया था। 3 लेवल थे जिसको इन्होंने हर लेवल को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया था। तो कुल मिला के अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्टेजेस कितनी थी तो हमारी थी 6। अगर पूछा जाता है लेवल कितने थे तो हमारे लेवल कितने थे, 3, ठीक है। स्टेजेस में हम ये कह सकते हैं कि स्टेजेस में क्या कहते हैं, स्टेजेस की जगह वो सब लेवल भी पूछ सकता है हमसे, सब लेवल पूछ सकता है, ठीक है। तो सब लेवल कितने थे हमारे, 6 और लेवल कितने थे, 3, ठीक है। और हिंदी में कह सकते हैं कि जो चरण थे हमारे 3 और जो उपचरण थे वो थे 6, ठीक है, यानी कि 6 थे। 6 उपचरण थे और 3 चरण थे इस थ्योरी के। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये कोहलबर्ग की है, ठीक है। कोहलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग था, ठीक है। कोहलबर्ग का जन्म 1927 में हुआ था, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जीवन काल 1927 से 1987 रहा। इन्होंने 1976 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने 1970 में एक रिसर्च की थी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। फिर इसके बाद 1976 में, यानी कि 6 साल बाद, इन्होंने अपनी थ्योरी नैतिक विकास का सिद्धांत दी, ठीक है। इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। यह एक साइकोलॉजिस्ट थे। हम लोग यहाँ पे नैतिकता की थ्योरी पढ़ रहे हैं, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले नैतिकता के बारे में पता होना चाहिए कि नैतिकता क्या होती है। तो जन्म के समय बच्चा कोरी स्लेट की तरह होता है। ये आप सभी को पता है कि जन्म के समय बच्चा जो होता है बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, आप जो उसके दिमाग में डालोगे उसके दिमाग में वही जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि
जब बच्चा छोटा होता है हमें उसके सामने अच्छे से अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। हम उसके सामने जैसे बिहेव करते हैं उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक उसका सेटअप होता जाता है। अगर बच्चे के घर का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी रिच है तो बच्चा उसी अकॉर्डिंग डेवलप होगा। अगर उसके घर की जो भाषा लैंग्वेज है अगर वो रिच है यानी कि उसका भाषा का समृद्ध परिवेश है तो उसकी जो लेवल होगा भाषा सीखने का वो भी अच्छा होगा, वो भाषा जल्दी सीख जाएगा। और क्या कहते हैं कि और जिस तरह की भाषा उसके घर में यूज़ की जाएगी वो उसी तरह की भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा। अगर आप उसके घर में इंग्लिश लैंग्वेज का बोलना ज़्यादा है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएगा, और अगर उसके घर में तू तड़ाक की भाषा उल्टी सीधी भाषा बोली जाती है तो वो बच्चा वो भी जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो जैसे कुम्हार होता है मिट्टी को जैसा शेप देना चाहे वैसा दे सकता है, ऐसे ही माता पिता घर का वातावरण सही रखकर अपने बच्चे को जिस भी शेप में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। उसे अच्छा एनवायरनमेंट देके आप बच्चे को जिस भी शेप में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। जैसे वॉटसन ने कहा था आप मुझे कोई भी बच्चा दो, आप जो चाहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। ठीक है, तो ये उसने क्यों बोला था, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वातावरण पे ज़्यादा फोकस किया जाता था कि जैसा बच्चे का वातावरण होगा बच्चा वैसे ही उसका विकास वैसा ही होगा। ठीक है, जन्म के समय पर बच्चा ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म के समय बच्चे में नैतिकता होती है कि नहीं होती है, तो जन्म के समय में बच्चे में नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि जन्म के समय में बच्चे में नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है। वह नैतिकता से तटस्थ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जैसा वातावरण देंगे उसको, ठीक है, अगर आपका जो घर है वहाँ पे नैतिक बातें की जाती हैं, आपके घर का जो माहौल है आप खुद मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, आप खुद क्या कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सुबह उठ के जैसे किसी घर में माता पिता हैं तो वो सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छूते हैं तो बच्चा ये सब देखता है। सुबह उठ के जो क्या कहते हैं मम्मी है वो अपनी मम्मी को प्रणाम करती तो बच्चा ये सब देखता है। आप करके आप बोलते हैं तो वो भी बच्चा देखता है। तो नैतिक होगा बच्चा या अनैतिक होगा ये जन्म के समय तब तक डिसाइड नहीं किया जा सकता जब तक वो बच्चा समाज के संपर्क में नहीं आएगा। जब समाज के संपर्क में आएगा तो बच्चे में नैतिकता डेवलप होगी। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा ना तो नैतिक होता है ना तो अनैतिक होता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा बुरा वह समाज से ही सीखता है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तब तो वो घर पे ही रहता है, घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हीं के सराउंडिंग में रहता है तो केवल वो उन्हीं के संपर्क में रहता है। लेकिन जब उसका एडमिशन हो जाता है, वो विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल में टीचर्स जो है उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, जैसे शेयरिंग इज़ अ गुड थिंग, है ना, और क्या कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो, है ना, सच्चाई सबसे अच्छी नीति है। तो इस तरीके की जो बातें जो हैं बच्चों को सिखाई जाती हैं। जैसे स्कूल में बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि ज़रूरतमंदों को, अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो ज़रूरतमंदों को वो चीज़ें डोनेट करो। तो जो चीज़ें बच्चा सीख के आता है स्कूल से, वो घर में अगर पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे होते हैं, तो बच्चा उनको टोकता है कि पापा मम्मी आप ये काम गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पापा मम्मी एक दूसरे से लड़ते हैं, बच्चा ये देखता है तो वो पापा मम्मी से कहता है पापा मम्मी आप दोनों क्यों लड़ रहे हो, मेरी टीचर ने तो कहा था कि लड़ना बुरी बात होती है। तो ये सब चीज़ें वो कहाँ से सीख के आता है, विद्यालय से सीख के आता है ना। और अगर क्या कहते हैं कि आपका माहौल जो है घर का लड़ाई झगड़े वाला है तो वो क्या करेगा, ये सब जब देखता है तो फ्रस्ट्रेट होता है, वो यही बिहेवियर लेके विद्यालय जाएगा तो वहाँ पे ये सब करेगा। तो इसीलिए एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। बच्चा जब सोसाइटी के संपर्क में आएगा, जब फ्रेंड्स के संपर्क में आएगा, टीचर्स के संपर्क में आएगा, तो वो जैसी मॉरल वैल्यूज़ उनको देंगे बच्चा उन्हीं के अकॉर्डिंग ढलेगा धीरे धीरे। ठीक है,
जैसे एक ऐड आता है, आपने देखा होगा कि ईद के समय में बच्चा जो क्या करता है कि वो अपने कपड़े डोनेट करता है ताकि दूसरा जो गरीब बच्चा है वो पहन ले। तो ये कहीं ना कहीं मॉरलिटी उसको दिखाती है कि उसके पास है, दूसरा बच्चा है उसके पास नहीं है, तो वो शेयर कर रहा है। ये कहाँ से उसने सीखा था? ये उसकी मैम ने उसको सिखाया था कि शेयरिंग करना चाहिए। जैसे एक विद्यालय में एक बच्चा है, वो टिफ़िन लेके नहीं आया है, आप टिफ़िन लेके आए हैं, तो आप उससे कहते हैं, जो बच्चा होता है वो कहता है लो तुम मेरा टिफ़िन कर लो, तुम नहीं लाए हो, तुम भी कर लो इसमें, ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने अपना टिफ़िन फिनिश क्यों नहीं किया, दूसरों को क्यों दिया, तो वो कहेगा मम्मा क्या कहते हैं कि मेरी टीचर ने ही सिखाया है कि शेयरिंग इज़ अ गुड थिंग। तो मेरा जो फ्रेंड था वो टिफ़िन नहीं लाया था, तो इसीलिए मैंने उसको टिफ़िन शेयर किया, वो भूखा था ना मम्मा। तो वो ऐसे खुद अपने पेरेंट्स को समझाएगा। तो नैतिकता जो है वो बच्चा विद्यालय से सीखेगा, अपने माँ बाप से सीखेगा, अपने फ्रेंड से सीखेगा। उसे सही गलत की समझ नहीं होती है, उसे सही गलत की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे को गार्डन में लेके जाते हैं, आप अपने बच्चे को गार्डन में लेके जाते हैं और क्या कहते हैं कि वहाँ पे बच्चा फूल देखता है, उसको फूल अच्छे लगते हैं, वो फूल क्या कहते हैं लेना चाहता है, तो वो फूल तोड़ लेगा। उसे ये नहीं पता है कि फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है या फूल तोड़ना गंदी बात है, उसे नहीं पता, उसे अच्छे लग रहे हैं, उसको चाहिए। या फिर बच्चा किसी टॉय शॉप पे जाता है, वहाँ पे कोई दूसरा बच्चा है, वो कोई खिलौना लिए है, वो उसके हाथ से अगर खिलौना छीन लेता है, तो उसको ये नहीं पता कि वो दूसरे बच्चे का खिलौना छीन रहा है, उसे सिर्फ ये लगता है कि ये खिलौना मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके पास नैतिकता और अनैतिकता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ना ही उसे ये पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। नैतिक विकास का अर्थ, नैतिकता से तात्पर्य ऐसे सामाजिक नियमों अथवा कसौटियों से है जिसके आधार पर किसी भी व्यवहार को अच्छे या बुरे की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। पहली बात तो अच्छे या बुरे, ठीक है, और नियमों अथवा कसौटियों, यानी कि किसी भी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा कोई सोसाइटी जो होती है वो चलती है, ठीक। व्यक्ति के व्यवहार को अच्छे या बुरे की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो वो नॉर्म्स होते हैं उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को अच्छे या बुरे श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कोई सोसाइटी है, वहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना ही उस सोसाइटी में अभी तक किसी ने इंटरकास्ट मैरिज की हुई है, ठीक है। लेकिन कोई एक उसी सोसाइटी का कोई एक बंदा है, कोई एक पर्सन है, वो इंटरकास्ट मैरिज करके आ जाता है, तो अगल बगल वाले जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बुरा भला कहते हैं, क्योंकि ये व्यवहार उसकी सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। तो ऐसा है, यही है कि सोसाइटी द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिसके आधार पर सोसाइटी वर्क करती है, तो अगर आप उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं तो आप नैतिक हैं, लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं तो आप अनैतिक हैं, ठीक है। जैसे कोई टीचर है, तो टीचर का जो स्थान होता है सोसाइटी में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सम्माननीय होता है, ठीक है। तो अगर टीचर कोई गलत काम करता है, ठीक है, टीचर एक सम्मानजनक पद पे विराजमान होता है, और अगर वो कोई गलत काम करता है तो लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने शिक्षक से इस तरीके का व्यवहार है वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया है, ठीक है। कि मान लो कोई टीचर है वो गलती से कोई चोरी कर लेता है, या कोई टीचर है वो शराब पीता है, तो ऐसे टाइप के जो बिहेवियर हैं वो सोसाइटी ने कभी भी एक टीचर से एक्सपेक्ट नहीं किए हैं कि ऐसा करेगा शिक्षक, तो वो शिक्षक के बारे में उल्टा सीधा कहेंगे। तो इसीलिए ऐसे व्यवहार जो सोसाइटी के द्वारा स्वीकृत है उन्हीं को करेंगे तो आप नैतिकता की श्रेणी में आएंगे, आपका जो व्यवहार होगा वो अच्छे की श्रेणी में आएगा। और अगर आप बुरे काम करेंगे, यानी कि जिसको सोसाइटी ने गलत बना रखा है, जो सोसाइटी में अपनाए ही नहीं जा सकते, वो बुरे की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, पहले भी बता चुकी हूँ, बल्कि अच्छा या बुरा आचरण समाज से ही सीखता है।
बालक अच्छा या बुरा जो भी होता है वो समाज से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। सोसाइटी उसके साथ जैसा व्यवहार करेगी, अगर बच्चे के साथ हमेशा सकारात्मक व्यवहार होगा तो वो सकारात्मक रिजल्ट ही देगा बच्चा, ठीक है। अगर बच्चे के साथ हमेशा गलत होता आया है तो बच्चा गलत ही बनेगा या गलत काम ही करेगा, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रत्येक चरण नैतिक दुविधा से होकर गुजरता है, ठीक है। नैतिक दुविधा का मतलब यहाँ पे ये है कि द्वंद्व हो जाता है। दो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, एक सही होती है और एक गलत होती है, हमें से चुनना होता है। एक होती है सही, ठीक है, और एक होती है हमारी गलत, ठीक है। और हमें सही गलत में से एक चुनना होता है, ठीक है, कि हम सही चुनें कि गलत चुनें, ठीक है। और इसी पे हमारा नैतिकता का स्तर करता है, इसी पे हमारा नैतिकता का स्तर है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है उसी क्रम में 10 से 16 साल के बच्चों के बीच मॉरल जजमेंट के आधार पर 1976 में लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेज थ्योरी, स्टेज थ्योरी, स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। नैतिक विकास को 3 स्तरों में तथा प्रत्येक चरण को 2 अवस्थाओं में अर्थात 6 अवस्थाओं में 6 उपचरणों में बांटा गया है तथा इन अवस्थाओं को यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मेरे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, वो सभी के लिए है। यानी कि यूनिवर्सल का मतलब यहाँ है फॉर एवरीवन, ठीक है। जैसे सूरज का उगना सत्य है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। तो यूनिवर्सल का मतलब है कि ये स्टेजेस जो हैं वो सभी में आती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के जो लोग हैं उसमें ये स्टेजेस आती हैं, चाइना के जो लोग होंगे वहाँ पे उनको ये स्टेजेस जिससे होके गुजरना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। सबके लिए ये स्टेजेस सार्वभौमिक हैं, सभी के पास आएंगे, सभी के लिए हैं ये स्टेजेस, ठीक है। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। दूसरी बात, नैतिक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं सीक्वेंस वाइज चलती हैं, ठीक है। पहली अवस्था, फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था। ऐसा नहीं होगा कि तीसरी वाली पहले आ जाए, पहली वाली लास्ट में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इन्हें बदला नहीं जा सकता, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम लोग इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। जैसे आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें जो सेल्फ इस्टीम का जो लेवल होता है उसमें बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, वो बहुत ही हाई लेवल होता है। तो ऐसे ही जो लास्ट वाला लेवल है उस पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है। नैतिक तर्क शक्ति होती है, यानी नैतिक तर्क शक्ति का मतलब ये है कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी समझ, ठीक है। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है के आधार पर बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यानी कि नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सभी में ये अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। बच्चों में नैतिकता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, सभी में नैतिकता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नैतिकता की मात्रा सभी बच्चों में समान होती है, तो नहीं, नैतिकता की मात्रा सभी बच्चों में समान ना होकर नैतिकता की जो मात्रा होती है वो सभी बच्चों में कम ज़्यादा हो सकती है। नैतिक विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत, यानी कि जो इसकी स्टेजेस हैं। पहली हमारी पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, फिर है परंपरागत नैतिक अवस्था, उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था। ये वाली जो स्टेज है वो है हमारी 4 से 10, ठीक है, 4 से 10। ये हमारी 10 से 13 और ये हमारी 13 प्लस, यानी कि 4 से 10 साल के बच्चे आएंगे पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था में, 10 से 13 साल के बच्चे आएंगे परंपरागत नैतिक अवस्था में, और जो 13 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो आएंगे उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था में। ए जो हमारी थी पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, मैंने पहले बताया था 4 से 10 वर्ष तक होती है ये। इसको 2 सब लेवल्स में बांटा गया है, यानी कि 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरा हमारा आत्म केंद्रित निर्णय की अवस्था। दंड एवं आज्ञा पालन का मतलब यहाँ पे यही है कि पनिशमेंट
एंड ओबीडियंस। यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली स्टेज ये है दंड एवं आज्ञा पालन। उन्मुक्ता, उन्मुक्ता का मतलब यहाँ पे ओरिएंटेशन से है, ठीक है। उन्मुक्ता यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन उन्मुक्ता आगे जोड़ लीजिएगा, उन्मुक्ता, ठीक है। तो पहली हमारी है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। सेकेंड है हमारी आत्म केंद्रित निर्णय की अवस्था, यानी कि ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक डिसीजन मेकिंग स्टेज। ये दंड एवं आज्ञा पालन पहली स्टेज का नाम है। नैतिक विकास का पहला चरण है ये। नैतिक विकास की जो पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक है, पहला चरण भी यही है। इस स्तर में बच्चे नियमों को सर्वोपरि एवं अटल मानते हैं, यानी कि जो नियम है, जो रूल्स हैं वो सर्वोपरि यानी कि सबसे बढ़कर हैं और अटल हैं, यानी कि उनको टाला नहीं जा सकता, ठीक है। सर्वोपरि एवं अटल, ठीक है, यानी कि सबसे बढ़कर है, सबसे ऊपर है और अटल है, यानी कि टाला नहीं जा सकता, जो कह दिया सो कह दिया। नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है, नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में बालक दंड के प्रति चिंतित रहता है। इस अवस्था में बालक दंड के प्रति क्या रहता है? चिंतित रहता है, ठीक। इस अवस्था में बालक अपरिपक्व होता है। बालक क्या होता है? अपरिपक्व होता है, इमैच्योर होता है, ठीक है। उससे सही गलत का इतना नॉलेज नहीं होता है। जो लोग जैसा कह देते हैं वो उसी बात को मान लेता है, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करता उनसे। और अपरिपक्व वो शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से होता है, शारीरिक रूप से भी होता है, ठीक है, प्लस मानसिक, दोनों रूप से वो क्या होता है? अपरिपक्व होता है। क्या होता है? अपरिपक्व होता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे इसमें क्या होता है कि कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग इसमें जो बच्चे का चिंतन होता है, बच्चे का जो चिंतन होता है वो किससे प्रभावित होता है? दंड से, ठीक है। कोहल वर्ग के अनुसार बालक का जो चिंतन होता है, जो थिंकिंग लेवल होता है, वो किससे प्रभावित होता है? दंड से, ठीक है, पनिशमेंट से प्रभावित होता है उसका चिंतन, ठीक है। वो दंड के भय से ही सब कुछ सोचता है, सब कुछ तब करता है, ठीक है। जैसे परिवार के सभी सदस्य हों, स्कूल के टीचर्स हों, तो अगर उन्हें बच्चों को कुछ काम करने का आदेश दिया है, ठीक है, इन आदेशों का पालन ना करने पर बच्चों को दंडित किया जाता है। तो इसलिए बच्चा ये सोचता है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा मानना तो ज़रूरी है। जैसे फैमिली मेम्बर में किसी ने उसको कोई वर्क दिया कि बेटा ये काम कर लेना, ठीक है, अगर नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी, नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, नहीं करोगे तो तुम्हें ये खाने को ही नहीं मिलेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं लाऊंगा मैं, या नहीं लाऊंगी। तो वो दंड के डर से सारे काम कर लेता है। जैसे ट्यूशन टीचर है, उसने उसको बच्चे को होमवर्क दिया, ठीक है, होमवर्क दिया, उसने कहा कि कर लेना वरना कल आके बहुत पिटाई करूँगी तुम्हारी। तो वो दंड के डर से, सिर्फ डर, भले उसे कुछ भी समझ में ना आया, तो वो सिर्फ डर की वजह से मम्मी से कहता है मम्मी मेरा होमवर्क कराओ, नहीं तो मैम मुझे बहुत डांटेंगी, मेरा होमवर्क कराओ। वो जिद कर लेता है, जब तक उसका होमवर्क नहीं हो जाता है तब तक वो सांस नहीं लेता। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? दंड के डर से सारा काम करता है, सारा काम, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, टीचर जैसा लिख दे, टीचर जो बोल दे, टीचर जैसा कह दे, बच्चे उसको ये समझो कि लक्ष्मण रेखा मानते हैं, ठीक है। अगर टीचर ने गलती से बी को डी बना दिया है या गलती से ओ को ए बना दिया है, तो भले ही वो गलत लिखा हो, लेकिन बच्चा जो उस टीचर ने लिखा है उसी को कॉपी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर रहता है कि जो जैसा टीचर ने लिखा है अगर मैं वैसा नहीं लिखूंगा तो टीचर मुझे बहुत डांटेगा, टीचर मुझे बहुत मारेगा। तो वो टीचर के डर से सारे काम करता है। आपने खुद देखा होगा कि जो भले ही बच्चा इस छोटी अवस्था में अपने माँ बाप की बात ना सुने, लेकिन टीचर की बात को सर्वोपरि मानता है, सबसे बढ़ के मानता है। टीचर जैसे बच्चा अगर कोई होमवर्क ना कर रहा हो या कोई काम ना कर रहा हो, अगर कह दिया जाए काम करो नहीं तो तुम्हारी टीचर को फ़ोन लगा के अभी बात करवाते हैं, तो वो तुरंत कॉपी पेन लेके आएगा और तुरंत काम करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं डर की वजह से वो सारे काम करता है इस स्टेज में, ठीक है। थोड़ा इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए।
जैसे कि प्री कन्वेंशनल स्टेज 1, ठीक है, इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओरिएंटेशन। दूसरा है कि ये चाइल्डहुड, इसमें कुछ पॉइंट है, सब पॉइंट्स चाइल्डहुड। जैसा कि आपको पता है कि ये 4 से 10 की अवस्था है, ठीक है। तो 4 से 10 में क्या है कि जो शैशवावस्था होती है वो 6 वर्ष में अंतिम होती है और 6 से हमारी बाल्यावस्था शुरू होती है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, शैशवावस्था के लास्ट दो वर्ष बचते हैं और यहाँ बाल्यावस्था के भी 2 वर्ष बचते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था की यहाँ शुरुआत हो जाती है और आधी खत्म होने वाली होती है बाल्यावस्था, और यहाँ पे शैशवावस्था भी खत्म होने को होती है। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था का मिक्सअप है ये स्टेज, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड होता है। ओबे अथॉरिटी विदाउट क्वेश्चन, यानी कि बच्चा यहाँ पे आज्ञा मानता है बिना किसी क्वेश्चन के। आपने जो बोला है वो करेगा, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपरिपक्व है, उसे इतना नॉलेज नहीं है कि वो आपसे क्वेश्चन करे। वो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे सवाल नहीं करता आपसे, ठीक है। आपने जो दिया है वो डरता है, इसलिए वो आपका काम करेगा, ठीक है। और फियर पनिशमेंट, उसके पास एक डर रहता है, किसका, पनिशमेंट का। इट्स बैड टू स्टील, और जैसे कि ये लिया है, इट्स बैड टू स्टील, चोरी करना बुरी बात है, चोरी। सेकंड है हमारा आत्म केंद्रित निर्णय की अवस्था। ये हमारा लेवल 1 की जो सेकंड स्टेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्वलाभ की मानसिकता रहती है। स्वलाभ की मतलब सेल्फ प्रॉफिट, ओके, सेल्फ प्रॉफिट। इसमें बच्चा जो होता है वो सेल्फ प्रॉफिट, यानी कि जिस चीज़ में उसका खुद का लाभ हो वो वही काम करेगा, ठीक है। इस अवस्था में बालक आवश्यकताओं की ओर ध्यानशील होता है, मतलब वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, उनके ऊपर वो ध्यान रखता है। इस अवस्था में बालक उसे ही सही मानता है जिससे उसका व्यक्तिगत फ़ायदा होता है, ठीक है। दूसरों की ज़रूरतों की सीमित परवाह करता है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, दूसरों को क्या नीड है क्या नहीं है उसे कोई मतलब नहीं होता। इस अवस्था में बालक स्वार्थी होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, सेल्फिश होता है। इस अवस्था में बच्चा सेल्फिश होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि लॉरेंस कोहल वर्ग की किस स्टेज में बच्चा स्वार्थी होता है, तो ईगोसेंट्रिक स्टेज, जो कि पहला जो हमारा लेवल है उसकी सेकेंड स्टेज है, उसी में बच्चा जो है वो क्या है, ईगोसेंट्रिक स्टेज है। उसमें बच्चा क्या होता है, स्वार्थी होता है। वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, उसे दूसरों की जो आवश्यकताएं उससे कोई मतलब नहीं है। इस अवस्था में बालक में अदला बदली का मतलब यहाँ पे है एक्सचेंज करना, ठीक है। जैसे अगर वो अपनी कोई चीज़ किसी को दे रहा है तो वो उससे ये भी कहेगा पहले तुम मुझे अपनी दो, है ना। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, तो 2 आइसक्रीम है, एक चॉकलेट है और एक मैंगो है, तो वो कहेगा मैं तुम्हें, अगर तुम अपनी चॉकलेट वाली आइसक्रीम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें अपनी मैंगो वाली आइसक्रीम दूंगा, या फिर अगर तुम मुझे अपनी ये बुक दोगे तो मैं तुम्हें अपनी बुक दूंगा, ठीक है। मतलब एक्सचेंज करता है, मतलब शर्त पे एक्सचेंज करता है कि अगर तुम दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज। इसको मैंने इसमें थोड़ी इंग्लिश की भी स्लाइड्स डाली हुई हैं ताकि थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा क्लियर हो जाता है। बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट। इसमें बच्चा ये बिलीव करता है कि जो लोग होते हैं उनके व्यू पॉइंट्स, उनके सोचने का तरीका, उनका नज़रिया अलग अलग होता है, ठीक है। जो तुम सोचते हो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी वही सोचूं, ठीक। परस्यू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसमें जो खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है बच्चा। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड डू व्हाट यू वांट। एवरीथिंग इससे रिलेटेड होता है कि आप जो चाहते हैं आप वो करिए, आप जो चाहते हैं, आपको जो चाहिए आप वो करिए, ठीक है। इस स्टेज में यही होता है कि आपका जैसा मन हो आप वही काम करिए। सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, अपने हित के बारे में सोचता है, वो वही काम करना पसंद करता है जिसमें उसका प्रॉफिट हो। जैसे अगर कोई काम है जिससे उसका फ़ायदा हो रहा है तो वो करने से बिल्कुल भी चूकेगा नहीं। मान लीजिए किसी बच्चे को भूख लगी है तो वो खाना चुरा के खा लेगा, ठीक है। यही खाना चुरा के खा लेगा और अपनी भूख को शांत कर लेगा। अपनी भूख को शांत करना ही उसका नैतिक आचरण है, क्योंकि उसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया। तो यहाँ पे उसने अपनी भूख को शांत किया, यही उसका नैतिक आचरण है। उसने चोरी की, उसने कैसे खाना खाया, क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको भूख लगी तो उसने खाना खा लिया, दैट्स इट, ठीक है।
तो इस स्टेज में क्या होता है, अगर झूठ बोलने से बच्चे का कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो बिल्कुल करने से वो चूकता नहीं है, वो कर लेता है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा झूठ भी बोलता है और झूठ बोलने से अगर उसका कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है और झूठ बोलने से चूकता नहीं है। ठीक है, और इस स्टेज में क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी। ठीक, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये इससे उसको कोई मतलब नहीं है। जो वो करेगा अपनी अपनी करेगा, वो अपनी इच्छाओं से करेगा। ठीक है, जो भी वो करेगा वो अपनी इच्छाओं को ध्यान में रख के ही कहेगा ताकि उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा है जो भी काम करता है, इस स्टेज में बच्चा शर्तों पे काम करता है। किस में काम करता है, शर्तों पे, शर्तों पर काम करता है। जैसे मैं करूँगा, मैं करूँगा। ठीक है, मैं करूँगी, मैं करूँगा, मैं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, तो इसमें ये रहता है, इसमें बच्चा ईगो, इसमें बच्चा ईगो ईगो सेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसमें थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा वो समझने लगता है। जैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स हैं। आई विल कीप क्वाइट सो दैट टीचर वॉन्ट गेट मैड एट मी। पहला स्टेज है जिसमें बच्चा पनिशमेंट से डरता है, उसमें बोला गया मैं शांत रहूँगा ताकि टीचर मुझ पर ना चिल्लाए, है ना। नेक्स्ट है हमारा स्टेज 2, आई विल लेट यू कॉपी माइन। मैं तुम्हें अपना कॉपी करने दूंगी इफ़ यू डू माई होमवर्क। अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें अपना कॉपी करने दूंगी, और अगर नहीं करोगे तो मैं नहीं करने दूंगी। इसमें ये होता है, करोगे तो करने दूंगा, वरना नहीं करने दूंगा। लेकिन इसमें क्या करता है, आई विल कीप क्वाइट सो दैट, ताकि वर्ड आता है, ताकि। ठीक है, ताकि वर्ड इसमें यूज़ होता है, ताकि। ठीक है, इसमें क्या होता है, करोगे तो करोगे तो मैं करूँगा, तुम करोगे तो मैं करूँगा, तुम करोगे तो मैं करूँगा। ठीक है, ठीक है, इसमें ताकि वर्ड आता है, आई विल कीप क्वाइट सो दैट टीचर वॉन्ट गेट मैड एट मी। मैं शांत रहूँगा ताकि टीचर मेरे पर बिल्कुल भी ना चिल्लाए। स्टेज है हमारी परंपरागत, यानी कि ये हमारा सेकंड लेवल है। ठीक है, जिसकी ये 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 2 अवस्थाएं हैं। पहली है प्रशंसा की अवस्था, दूसरी हमारी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। पहला है हमारा प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था सामान्यतः किशोर किशोरियों में पाया जाता है, सामान्यतः किशोर किशोरियों में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की मानसिकता पाई जाती है, यानी कि गुड बॉय, ठीक है, गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल, ये मानसिकता इस स्टेज में पाई जाती है। ठीक है, और ये किशोर किशोरियों में पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पे यही है कि ये जो स्टेज 10 से 13, ठीक है, तो ये स्टेज हमारी 10 से 13 में आती है। तो किशोर किशोरियों में, यानी क्या ये जो है इसमें किशोरावस्था की शुरुआत हो जाती है, तो ये किशोर किशोरियों में पाया जाता है। समानता किशोर किशोरियों में पाया जाता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की की मानसिकता पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चे अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि उनके जो रिलेशंस होते हैं उनको वो प्रायोरिटी देते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जो उनके रिलेशंस होते हैं, सोसाइटी में जो रिलेशंस हैं, और क्या कहते हैं माता पिता के साथ जो रिलेशंस हैं, तो उनको प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि उनको समय देते हैं। ठीक है, उनके साथ समय व्यतीत करना उन्हें अच्छा लगता है। इस अवस्था में बच्चा जो करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा प्रशंसा किए जाने के लिए करता है। इस अवस्था में बच्चा
सबसे ज़्यादा जो भी काम करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बड़ाई सुनने के लिए करता है। इस अवस्था में बच्चा जो भी काम करता है वो अपनी बड़ाई सुनने के लिए काम करता है कि लोग कैसे उसको पुरस्कृत करें, कैसे उसको पुरस्कार दें, ठीक है? कैसे उससे उसकी बड़ाई करें। इस अवस्था में बच्चे का चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। इस अवस्था में बच्चे का चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। स्टेज चौथी, लेवल दूसरे लेवल की स्टेज 4, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है, यानी कि समाज को एक लक्ष्य मानने लगता है कि वो समाज को सेंटर में रख के ही सारे काम करता है, ठीक है? जो समाज को पसंद है वही सारे काम वो करना पसंद करता है। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक मानता है। इस अवस्था में बच्चा कोई भी ऐसा काम करना पसंद नहीं करता है जो सोसाइटी के नज़रों में अनैतिक हो, है ना? तो इस अवस्था में जो निष्कर्ष निकलता है वह समाज के बनाए गए नियमों को ध्यान में रखकर करता है। इस अवस्था में बच्चा जो भी निष्कर्ष निकालता है वो समाज के नियमों को ध्यान में रखकर ही निकालता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है? वो किसी ऐसी सोसाइटी में रहता है, ठीक है? एक ऐसी सोसाइटी में रहता है, जैसे कोई कॉलोनी हो गई मान लीजिए, तो वहाँ पे 10 बजे उस सोसाइटी का गेट बंद हो जाता है, ठीक है? और मान लीजिए कि किसी बच्चे को किसी पार्टी में क्या कहते हैं, वो कोई बच्चा है किसी पार्टी में गया है, तो वो पार्टी क्या कहते हैं कि लेट नाइट तक चलने वाली है। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी ज़िद करते हैं कि नहीं नहीं रुक जाओ, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी मत जाओ। लेकिन वो उसे पता है कि उसकी सोसाइटी का जो गेट है वो क्या कहते हैं 10 बजे बंद हो जाता है, और अगर देर से गया तो उसको घर पे डांट पड़ेगी, या घर पे सबको अच्छा नहीं लगेगा, सोसाइटी के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लोग क्या कहेंगे, इसमें लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, इसकी वो परवाह करता है। लोग क्या कहेंगे इसकी वो परवाह करता है, ठीक है? तो क्या कहते हैं कि वो एक फ़िक्स टाइम पे घर पहुंचेगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, सोसाइटी के नियमों का वो पालन करता है। सोसाइटी के नियमों के खिलाफ वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता है। इस स्टेज में वो क्या करता है, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करेगा, ठीक है? जेब्रा क्रॉसिंग पे चलेगा, ठीक है? कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा जो क्या कहते हैं सोसाइटी को पसंद ना हो। इसमें क्या होगा, लोग क्या कहेंगे इसकी वो क्या करता है, परवाह करता है। क्या करता है, परवाह करता है कि हाँ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसकी वो परवाह करता है, ठीक है? इस अवस्था में जो निष्कर्ष निकलता है वह समाज के बनाए गए नियमों को ध्यान में रखकर करता है। बता दिया मैंने। वह समाज के नियमों कानून को बरकरार रखता है, यानी कि जो समाज के नियम है कानून है वो उनको बरकरार रखना चाहता है और उसको बरकरार रखता भी है। इसी को समझ लीजिए। कन्वेंशनल स्टेज 4, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, अवॉइडिंग बाय द लॉ एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी। वो जो रूल होते हैं और जो रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी होती है उनको फॉलो करता है, ठीक है? और कंसर्न विद द इंडिविजुअल सोसाइटी एज अ होल, कैन नॉट कंडन थेफ्ट बिकॉज व्हाट इफ़ एवरीवन स्टार्टेड स्टीलिंग, ठीक है? उसका मतलब है कि हमें चोरी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। कि अगर हम चोरी करते तो क्या होगा कि अगर हम चोरी करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, चोरी और बढ़ जाएगी। वो ये सोच के चोरी नहीं करता है और ना ही चोरी को वो बढ़ावा देना चाहता है। तो अगर उसने चोरी करना स्टार्ट किया या उसने किसी को चोरी करते हुए देखा और चुप रहा, तो वो सोचता नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे क्या कहते हैं कि पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने आज इसको जाने दिया तो समाज में चोरियाँ बढ़ जाएंगी। तो वो समाज की परवाह करता है, ठीक है? स्टेज 3 और स्टेज 4 के एग्जाम्पल हैं। आई विल बाई दैट ड्रेस सो दैट माई फ्रेंड्स विल लाइक मी, ठीक है? इसमें मैंने बताया था स्टेज 3 में बच्चा जो भी काम करता है वो प्रेज़ पाने के लिए करता है, प्रशंसा पाने के लिए करता है, ठीक है? आई विल बाई दैट ड्रेस, मैं उस ड्रेस को ख़रीद लेता हूँ ताकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे पसंद करें, ठीक है? मेरी बड़ाई करें कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज पार्टी में। तो प्रशंसा पाने के लिए इस काम में काम करता है। स्टेज 4 का एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट कट द क्लास बिकॉज इट्स अगेंस्ट स्कूल रूल्स, तुम्हें बीच में क्लास छोड़कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये स्कूल रूल्स के खिलाफ है। तो इस स्टेज में, स्टेज 4 में, लेवल 2 की जो स्टेज 4 होता है उसमें बच्चा ऐसा
कोई भी काम नहीं करता जो अगेंस्ट रूल हो, जो अगेंस्ट सोसाइटी हो, जो किसी भी रूल के खिलाफ हो, ठीक है। वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करके चलता है। उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था, ये हमारी लास्ट लेवल है, जिसकी 2 अवस्थाएं हैं। ये 13 वर्ष से ऊपर की है। सामाजिक समझौते की अवस्था, ठीक है, सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक सार्वभौमिक नैतिकता, सामाजिक समझौते की अवस्था, यह अवस्था प्रौढ़ों में पाई जाती है। यह अवस्था प्रौढ़ों में पाई जाती है, यानी कि 13 वर्ष से जो ऊपर हो गए हैं उनमें पाई जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करना इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। इस अवस्था में व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करना इसलिए चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है, ठीक है। इसमें उसकी खुद की मर्जी नहीं है, ठीक है। वो समाज से समझौता करता है, ठीक है। यदि सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता तो समाज व्यक्ति के बीच का समझौता टूट जाता है। यदि वो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता तो समाज और उस व्यक्ति के बीच का रिश्ता टूट जाएगा और समाज अपने नियमों कानूनों के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार और सुरक्षा देता है। समाज अपने नियमों कानूनों के द्वारा, समाज के जो रूल्स होते हैं, जो क्या कहते हैं नॉर्म्स होते हैं, उसी के द्वारा वो व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है और सुरक्षा देता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो इनसे ये अधिकार छीन सकता है, ठीक। सार्वभौमिक नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिकता, विवेक की अवस्था, आत्मसिद्धि की अवस्था और उच्चतम अवस्था भी कहते हैं। इसके नाम है ये विवेक की अवस्था, आत्मसिद्धि की अवस्था और उच्चतम अवस्था, यानी कि हायर लेवल, ठीक है। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सबसे अंतिम अवस्था है। यह कोहल वर्ग के विकास की सबसे अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बालक अच्छे और बुरे का निर्णय स्वयं निर्मित करता है, यानी कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका निर्णय वो खुद कर लेता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो गई है और वो अच्छे बुरे का निर्णय करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक अच्छे बुरे का निर्णय स्वयं निर्मित करता है। इस अवस्था में बालक नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से करता है, यानी कि जो उसके दृष्टिकोण में सही है वो वही करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसकी वाइफ है जो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि घायल हो गई है और उसको अपनी वाइफ को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। अभी जाम लगा हुआ है और रेड लाइट ऑन है, ठीक है, जिसमें वो जा नहीं सकता, ठीक है। तो लेकिन उसके सामने एक ये भी कि उसे अपनी वाइफ की जान बचानी है। अगर वो जल्दी हॉस्पिटल नहीं गया तो उसकी वाइफ मर सकती है। तो वो क्या करेगा, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना क्या कहते हैं ज़्यादा सही समझेगा। क्या करेगा, क्योंकि उसे अपनी वाइफ की लाइफ बचानी है, ठीक है। तो वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाएगा, क्योंकि उससे अभी अपनी वाइफ की जान की ज़्यादा चिंता है, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स के लिए उसे चालान देना पड़ेगा, चलो ठीक है, लेकिन इससे उसकी वाइफ की जान तो बच जाएगी ना। तो वो सबसे पहले अपनी वाइफ को प्रायोरिटी देगा। तो जो क्या कहते इसमें क्या होता है, अपने दृष्टिकोण से वो काम करना शुरू करता है, ठीक है। जैसे कोई घर है, उसमें 4 लोग हैं, मम्मी पापा बेटा और क्या कहते हैं कि बहू। तो जो बहू है वो जॉब करना चाहती है, ठीक है, लेकिन जो उसके सास ससुर हैं उसको जॉब करवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बहू जॉब करना चाहती है और तो जो बेटा होगा, बेटा अपने पेरेंट्स से कहेगा कि आपने अपने मम्मा को जॉब करने नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अपनी वाइफ को जॉब करने ना दूं। तो अगर वो अपने दृष्टिकोण वो क्या करेगा, अपने दृष्टिकोण को वैल्यू देगा और अपनी वाइफ को जॉब करने देगा। तो इस स्टेज में जो है वो अपने दृष्टिकोण से डिसीजन लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे करता है। इस अवस्था में बालक समाज के नियमों को चुनौती देने लगता है। इस अवस्था में बालक समाज के नियमों को चुनौती देने लगता है कि हाँ ये गलत, यानी कि जो समाज में सेट हो गया है कि मतलब हाँ यही करना है, तो इसमें क्या करता है, वो चुनौती देता है। अगर उसको लगता है कि हाँ ये गलत है तो वो उसको नेगलेक्ट कर देगा। जैसे दहेज प्रथा से रिलेटेड कोई फैक्ट हो गया कि सब लोग दहेज लेते आ रहे हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं मुझे दहेज चाहिए, बेटा कहता है नहीं मैं दहेज के बिना शादी करूँगा, वो सोसाइटी के विरुद्ध जा रहा है। तो क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि वो समाज के नियमों को चुनौती देने लगता है, ठीक है। वो समाज की परवाह नहीं करता है, उसे जो सही लगता है उसके दृष्टिकोण में जो सही है वो उस पर फोकस करता है, ठीक है। और इस पर काफ़ी कम ही लोग पहुंच पाते हैं, जैसे गांधी जी हुए। 2 एग्जाम्पल हैं। इट्स हर ओन डिसीजन, वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट दैट।
स्टेज 5 का ये है कि उसमें मैंने बताया था कि जो स्टेज 5 है उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके चलता है। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करता कि जिससे समाज उसको बुरा भला कहे। तो इसमें क्या है, इट्स हर ओन डिसीज़न, ये उसका डिसीज़न है। वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट दैट। If abortion became legal in our country, I will be one of the people who will give against it because it's against God's law। ठीक है। इसमें बोला गया है अगर गर्भपात करवाना लीगल हो जाए अपनी कंट्री में तो आई विल बी वन, मैं उन लोगों में एक होऊंगा जो इस रूल के खिलाफ होऊंगा, क्योंकि ये गॉड के नियम के विरुद्ध है। ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि जैसे कोई स्टेज 5 है और स्टेज 6 है, इसको कंपेयर कर लीजिए। जैसे कोई लेडी है वो अबॉर्शन करवाना चाहती है, तो स्टेज 5 में वो कहेगा ये उसकी मर्जी है, इट्स हर ओन डिसीजन, वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट दैट। हमें उसकी डिसीजन को सम्मान देना चाहिए। लेकिन इस वाले में क्या होगा, इफ़ अबॉर्शन बिकेम लीगल इन आवर कंट्री, अगर अबॉर्शन करवाना लीगल हो जाता है हमारी कंट्री में, वैध हो जाता है हमारे देश में, तो आई विल बी वन ऑफ द पीपल, मैं उन लोगों में से एक होऊंगा, हु विल बी अगेंस्ट इट, जो इस रूल के, इस नियम के खिलाफ होऊंगा, बिकॉज इट्स अगेंस्ट गॉड्स लॉ, क्योंकि ये भगवान के नियमों के खिलाफ है। ठीक है। तो मैंने दो एग्जाम्पल करके आपको दिए हैं कंपेयर करने के लिए, ताकि आप समझ सकें अच्छे से। 10 से 16 साल के जो बच्चे थे, ठीक है, उनको उन्होंने मॉरल जजमेंट की स्टोरीज़ सुनाई थी और फिर उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। तो एक स्टोरी उन्होंने हिंज की सुनाई थी जो मैं आपको पढ़ दे रही हूँ। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी इसी के साथ। तो इसका सिनेरियो फर्स्ट है द हिंज डायलेमा। डायलेमा का मतलब यहाँ पे है द्वंद्व, दुविधा, कन्फ्यूज़न। अ वुमेन वॉज नियर डेथ, एक वुमेन थी नियर डेथ, मतलब वो मरने ही वाली थी। फ्रॉम अ यूनिक काइंड ऑफ कैंसर, उसको एक कैंसर था। देयर इज़ अ ड्रग दैट माइट सेव हर, उसके पास एक ड्रग थी जो उसको बचा सकती थी। मतलब देयर इज़ अ ड्रग, एक ड्रग थी दैट माइट सेव हर, जो उसकी जान बचा सकती थी। द ड्रग कॉस्ट $4,000 पर डोजेस, जो ड्रग की कॉस्ट थी वो $4,000 पर डॉलर थी। द सिक वुमेन्स हस्बैंड हिंज वेंट टू एवरीवन ही न्यू, जो सिक वुमेन थी उसका जो हस्बैंड था हिंज, वो सभी लोगों के पास जाता है जिसको वो जानता है। ठीक है। टू बोरो द मनी, उधार लेने के लिए। एंड ट्राइड एवरी लीगल मीन्स, और वो हर वैध रास्ते को अपनाता है। बट ही कुड ओनली गेट टुगेदर अबाउट $2,000, लेकिन वो उसको कुल मिला के $2,000 ही मिल पाते हैं, जो कि जो ड्रग की कॉस्ट के हाफ ही थे, यानी कि 50%। ही आस्क्ड द डॉक्टर साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द ड्रग, उसने उस डॉक्टर साइंटिस्ट से पूछा जिसने ड्रग डिस्कवर्ड की थी, फॉर अ डिस्काउंट और लेट हिम पे लेटर। उसने बोला कि या तो उसको 50% डिस्काउंट दे दे, या फिर उसको ये जो बात में जो $2,000 बच रहे हैं वो उसको बाद में पे कर देगा। बट द डॉक्टर साइंटिस्ट रिफ्यूज्ड, डॉक्टर साइंटिस्ट ने उसको मना कर दिया। ठीक है। तो इसमें एक है शुड हिंज ब्रेक इनटू द लेबोरेटरी टू स्टील द ड्रग फॉर हिज वाइफ, वाई और वाई नॉट। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कोहलबर्ग ने बच्चों से पूछे थे। शुड हिंज ब्रेक इनटू द लेबोरेटरी टू स्टील द ड्रग, क्या हिंज को लेबोरेटरी ब्रेक कर देनी चाहिए, ठीक है, तोड़ देनी चाहिए, टू स्टील द ड्रग को स्टोर करने के लिए, फॉर हिज वाइफ, अपनी बीवी के लिए, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। अगर उसको करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसने हर स्टेजेस में ये क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है। सिनेरियो सेकंड, द हिंज डायलेमा। हिंज ब्रोक इनटू द लेबोरेटरी, हिंज ने उस लेबोरेटरी को ब्रोक किया, एंड स्टोल द ड्रग, और उस ड्रग को स्टोल किया। द नेक्स्ट डे द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई, द ब्रेक इन एंड थेफ्ट, मतलब जो शीशा टूटा हुआ था और चोरी हुई है। Brown, a police officer and a friend of Hinge, remembered seeing Hinge last evening.
बिहेविंग सस्पिशियसली नियर द लेबोरेटरी। जो एक पुलिस ऑफिसर थे ब्राउन एंड फ्रेंड ऑफ हिंज, हिंज का जो फ्रेंड था, रिमेंबर्ड सीइंग, उनको याद आया कि हिंज लास्ट नाइट की इवनिंग को बिहेविंग सस्पिशियसली यानी कि संदेहपूर्वक क्या कहते हैं कि इधर लेबोरेटरी के इधर उधर घूम रहा था। ठीक है। लेटर दैट नाइट, उस नाइट के बाद ही सॉ हिंज रनिंग अवे फ्रॉम द लेबोरेटरी, और क्या कहते हैं कि वो कुछ देर बाद उस लेबोरेटरी के पास से भाग गया था। तो शुड ब्राउन रिपोर्ट व्हाट ही सॉ, तो जो ब्राउन है उसको क्या, जो उसने जो देखा क्या उसको रिपोर्ट करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों। ठीक है। जो है द हिंज डिलेमा का। ऑफिसर ब्राउन रिपोर्टेड व्हाट ही सॉ, उसने रिपोर्ट कर दिया, ऑफिसर ब्राउन ने जो भी उसने देखा था। हिंज वॉज अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू कोर्ट, हिंज को अरेस्ट कर लिया गया और उसको कोर्ट लाया गया। इफ़ कन्विक्टेड ही फेसेस अप 2 years जेल, अगर वो दोषी पाया गया तो उसको 2 साल की जेल होगी। हिंज वाज फाउंड गिल्टी, अगर हिंज वाज फाउंड गिल्टी, अगर उसको मतलब उसको दोषी सिद्ध कर दिया गया तो वो उसको 2 साल की जेल हो जाएगी। शुड द जज सेंटेंस हिंज टू प्रिजन, वाई और वाई नॉट। कोहल वर्ग ने जो बच्चे थे उनको एक स्टोरी सुनाई थी हिंज नाम के व्यक्ति की। हिंज यूरोप में रहता था अपनी वाइफ के साथ, और जो हिंज था उसकी वाइफ का नाम क्लारा हिंज था। उसकी वाइफ थी वो मरने ही वाली थी, यानी कि वो किसी रोग से सफ़र्ड थी और वो मरने ही वाली थी। लेकिन एक दवा थी, एक ड्रग थी जो उसकी लाइफ को बचा सकती थी। ये दवा एक बिग फार्मा शॉप में मिल रही थी। वहाँ का जो फार्मासिस्ट था, बिग फार्मा की शॉप पे जो बैठा हुआ था, यानी कि बिग फार्मा शॉप का जो ओनर था, वो उस दवा को $4,000 में हिंज अपनी वाइफ की तबीयत को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान था, तो वो उस फार्मा शॉप पे जाता है। लेकिन उस जो ड्रग का कॉस्ट जब पूछता है तो जो शॉप का जो ओनर होता है वो उस दवा को जो प्रोडक्शन की कीमत होती है उससे 10 गुना ज़्यादा कीमत पर बेच रहा होता है। यानी कि अगर किसी दवा की कीमत 10 रुपये है और हम उसको वो 10 गुना यानी कि 100 रुपये में बेच रहा था, ये समझिए। और जैसे किसी की दवा की कीमत 1,000 रुपये है, बनकर तैयार हुई है, लेकिन वो 10 गुना दाम पर उसको बेच रहा था, यानी कि वो 10,000 पे बेच रहा था, ऐसे समझिए। तो वो उस दवा की जो कीमत बता रहा था वो बता रहा था $4,000 पर डोज के हिसाब से। जो क्या करता है, अपने जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, उनके पास जाता है और उनसे पैसे उधार लेता है, लेकिन उसके पास कुल मिलाकर $2,000 ही कलेक्ट हो पाते हैं। हिंज फिर उस फार्मासिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो इस दवा में का रेट जो है वो हाफ़ करेगा, या फिर उससे केवल $2,000 में ही $2,000 में ही वो इस दवा को सोल्ड कर दे और बाकी पैसे वो बाद में ले ले। लेकिन जो फार्मासिस्ट होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं दवा नहीं दूंगा, मुझे पूरे $4,000 ही चाहिए, तभी मैं दवा दूंगा। मैं $2,000 में दवा नहीं दूंगा, ना ही मैं पैसे बाद में लूँगा, मुझे उसी टाइम पे पैसे चाहिए। जो हिंज था उसके पास 2 ही रास्ते बचे थे। क्या बचे थे? या तो अपनी वाइफ को मरने के लिए छोड़ दे, मर जाने दे उससे, ठीक है, और या फिर वो उस लेबोरेटरी से दवा को चुरा ले, क्योंकि वो जो फार्मासिस्ट था वो काइंड पर्सन तो था नहीं। अगर वो काइंड पर्सन होता तो वो मांगने पर दे देता, थोड़ा एडजस्ट कर लेता। तो उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो लेबोरेटरी का जो शीशा है उसको तोड़ के दवा चुरा ले और अपनी वाइफ को खिला दे, या फिर अपनी वाइफ को मरने दे। तो 2 ही रास्ते बचते थे। एक रास्ता उसकी वाइफ को मौत की तरफ ले जाता था, और एक रास्ता जो गलत था लेकिन उसकी वाइफ को क्या कर रहा था, जीवन दे रहा था, लाइफ दे रहा था। तो वो क्या करता है, नेक्स्ट डे रात में जाके जो फार्मासिस्ट की जो शॉप होती है उसका शीशा तोड़ के उस ड्रग को चुरा लेता है। तो इस तरीके से हिंज ने फार्मासिस्ट की शॉप का शीशा तोड़ के अपनी वाइफ की तो जान बचा ली। लेकिन इस टाइम पे 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या अगर हिंज की जो वाइफ है, अगर हिंज अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता होता तो भी वो यही करता?
अगर हिंज अपनी वाइफ को प्यार ना करता होता, उसके प्रति कोई सिंपैथी ना होती उसको, तो वो भी सा तोड़ के दवा चुरा के अपनी वाइफ को खिलाता। या दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर उसकी वाइफ की जगह कोई और होता, मान लो उसके डैड होते या कोई और उसका कोई फ्रेंड या रिलेटिव होता, तो भी वो यही करता जो उसने अपनी वाइफ के साथ हो रहा था ये देख के किया। और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पुलिस क्या कहते हैं कि क्या हिंज को जेल में पकड़ के डाल देगी या फिर उसको छोड़ दिया जाएगा उसकी कंडीशन को देखते हुए? तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। शुड हिंज हैव स्टोलन द ड्रग? क्या हिंज को ड्रग चुरानी चाहिए थी? वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हिंज डिड नॉट लव हिज वाइफ? क्या इससे कोई चेंजमेंट होता अगर हिंज अपनी वाइफ को प्यार ही ना करता होता तो? वॉट इफ़ पर्सन डाइंग वॉज अ स्ट्रेंजर? वुड इट मेक एनी डिफरेंस? अगर जो मरने वाला व्यक्ति है वो कोई स्ट्रेंजर होता जिसको वो जानता ही ना होता तो क्या होता? हिंज तब भी ऐसा ही करता क्या? शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ़ द वुमेन डाइड? क्या जो पुलिस है उसको क्या कहते हैं कि केमिस्ट को अरेस्ट कर लेना चाहिए अगर हिंज की वाइफ क्या कहते हैं कि ख़त्म हो जाती है? तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कोहल वर्ग ने उन बच्चों से पूछे थे। तो हर स्टेजेस में बच्चों ने अलग अलग क्या थे दिए थे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है वंशानुक्रम, ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य। तीसरा है पारिवारिक वातावरण, घर का वातावरण जैसा होगा वैसा ही नैतिक विकास भी होगा। मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणात्मक कारण कौन कौन से हैं? मोटिवेशनल कारण कौन कौन से हैं? विद्यालय तथा समाज समूह का प्रभाव, आप किस ग्रुप में रहते हैं? धन का प्रभाव, आप रिच हैं गरीब मतलब रिच हैं या फिर पुअर हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जनसंचार, मीडिया, ठीक है, मीडिया भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है नैतिकता को। मानसिक क्षमता और आपकी मानसिक जो क्षमता है वो भी प्रभाव डालती है। आप इनको ज्यों कहते हो याद कर लीजिए। पहला है वंशानुक्रम प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, पारिवारिक वातावरण प्रभावित करता है, मनोरंजन के साधन, अभिप्रेरणात्मक कारण प्रभावित करता है, विद्यालय तथा समाज समूह का प्रभाव, घर धन का प्रभाव, जनसंचार, मानसिक क्षमता, ये सारे जो कारण हैं वो नैतिकता को प्रभावित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से नैतिकता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है या इनमें से नैतिकता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। पुरुषों को महत्व दिया गया है, पश्चिमी संस्कृति पर आधारित है, ठीक है। ये इसके सिद्धांत की आलोचना है कि इसमें महिलाओं की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है और जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो किसी भी महिला से नहीं पूछे गए थे। सारे के सारे क्वेश्चन उन्होंने लड़कों से पूछे थे, किसी लड़की से क्वेश्चन नहीं पूछे थे। हो सकता है कि इनके आंसर कुछ अलग होते, ठीक है। तो पश्चिमी संस्कृति पर आधारित है ये, ठीक है। तो ये इस सिद्धांत की जो है वो क्रिटिसिज्म ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।